आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत प्रपोजल पे डिस्कस करेंगे। प्रपोजल को हिंदी में प्रस्तावना या प्रस्ताव कहते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनमें सबसे पहला एलिमेंट्स होता है प्रपोजल। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2 है इंटरप्रिटेशन क्लास, उसमें प्रपोजल को ही सबसे पहले डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A के अंतर्गत। सेक्शन 2A प्रपोजल की जो डेफिनेशन देता है, पहले हम उसको देख लेते हैं फिर समझेंगे। ये कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू आर टू abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other, he is said to make a proposal। हिंदी में कहें तो जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सामने अपनी कुछ करने या न करने की इच्छा इस आशय से व्यक्त करता है कि वह उस पर उस व्यक्ति की रजामंदी प्राप्त कर सके, तो वो प्रपोजल करता है या प्रस्तावना करता है या प्रस्ताव करता है, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं और उस काम को करने या ना करने की अपनी इच्छा किसी अन्य व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करते हैं और अभिव्यक्त करने का प्रयोजन उस कार्य को करने या ना करने के प्रति उस व्यक्ति की रजामंदी प्राप्त करना है, उस व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करना है, तो इसको प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे अगर मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं तो किसी व्यक्ति के सामने अगर ये प्रस्ताव रखता हूं कि मैं अपनी बाइक 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो अगर ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि मैं अपनी बाइक 10,000 में बेचना चाहता हूं, तो ये प्रस्ताव नहीं है। लेकिन अगर मैं उसके सामने ये कहता हूं मैं अपनी ये बाइक 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं और उसके सामने ऐसा कहने का मेरा आशय ये है कि वो उस पे अपनी स्वीकृति दे कि वो उसको 10,000 रुपए में खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है, तो मेरा ये कथन प्रस्ताव कहलाएगा। अब हम इसके इसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या है। तो प्रस्ताव का पहला आवश्यक तत्व है 2 persons। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons। यहाँ पे था ना When one person signifies to another, इसका मतलब है कि प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, तभी कोई प्रस्ताव हो पाएगा। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। प्रस्ताव में क्या होना चाहिए? कुछ करने या कुछ ना करने की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसे ही कोई बात कह देता है तो वो प्रस्ताव नहीं हो जाती। केवल वही बातें प्रस्ताव होंगी जिनमें कोई व्यक्ति अपने मन की इच्छा को प्रकट करेगा, जिसमें कि उसके द्वारा कुछ किया जाना या ना किए जाने की बात होगी। केवल वही कथन प्रस्ताव कहलाएंगे। जैसे मैं कुछ अपने सपने किसी के साथ शेयर करने लगूं, मैं बताऊं कि मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, और वो इस आशय से है कि मैं अपने सपने बता रहा हूं, तो ये प्रस्ताव नहीं है। केवल और केवल विलिंगनेस है कि ये मैं करना चाहता हूं, ये जो मेरी इच्छा है उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, कुछ करने या कुछ ना करने की। और ये एक्सप्रेस होनी चाहिए। एक्सप्रेस का मतलब ये है कि ये एक्सप्रेस हो सकती, इन वर्ड्स भी हो सकती है और अदरवाइज देन इन वर्ड्स भी हो सकती है। दोनों माध्यमों से हो सकती है, लेकिन केवल कुछ चीजें मेरे दिमाग में चल रही इतने मात्र से वो प्रस्ताव नहीं हो जाती हैं। एक्सप्रेशन मस्ट है विलिंगनेस का। और ये एक्सप्रेशन किस तरीके से होना चाहिए? एक्सप्रेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड टू सच अदर पर्सन विद हुम प्रपोजर वांट्स टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी व्यक्ति के सामने इच्छा की अभिव्यक्ति प्रस्ताव नहीं बन जाता है, बल्कि इच्छा की अभिव्यक्ति उस व्यक्ति के सामने की गई होनी चाहिए जिसके साथ प्रपोजर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, जिसके साथ प्रस्तावक संविदा करना चाहता है। अगर मैं संविदा बी से करना चाहता हूं और अपने मन की इच्छा सी के सामने प्रकट करता हूं कि मैं चाहता हूं कि अपनी मोटरसाइकिल सी को 10,000 रुपए में बेच दूं, ये बात मैं अगर बी से कह रहा हूं तो ये प्रपोजल नहीं कहलाएगा। मुझको ये चाहिए कि मैं
अगर सी को मोटरसाइकिल बेचना चाहता हूं तो सी के हिसाब में ये बात कहूं। दूसरा है, चौथा एलिमेंट हो जाता है मोटिव टू ऑब्टेन द असेंट। टू, ये सारे एलिमेंट्स सेक्शन 2A में जो ये डेफिनेशन दी गई इसी को एनालाइज करने पे निकलते हैं। फिर क्या होना चाहिए, मोटिव टू ऑब्टेन द असेंट, यहाँ पे है ना विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा प्रकट करता है, उसका इच्छा प्रकट करने का मोटिव उस दूसरे व्यक्ति की जिसके सामने वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है उसकी असेंट या स्वीकृति प्राप्त करना होना चाहिए। अगर स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा से अन्यथा कोई विचार व्यक्त किया गया है तो वो प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है डिजायर टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द अदर टू सेम एक्ट। प्रस्ताव तभी बनेगा जब इच्छा की अभिव्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उसी कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त करने की होगी। अगर ए बी के सामने कोई प्रस्ताव करता है या मैंने ही बी के सामने अपनी मोटरसाइकिल बेचने का प्रस्ताव रखा और एसेंट किस बात की मिलती है, साइकिल खरीदने की या कार खरीदने की, तो ये प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। डिजायर टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द अदर टू सेम एक्ट, उसी कार्य के लिए। अगर मैं बी से करवाना चाहता हूं कोई पर्टिकुलर एक्स कार्य और उसके सामने अपनी इच्छा व्यक्त करता हूं वाई कार्य के लिए, तो ये प्रपोजल नहीं माना जाएगा। जैसे मैं अब बेचना तो बी को अपनी कार चाहता हूं, लेकिन बात उसके सामने जो रखता हूं उसमें कहता हूं कि अगर मुझको मेरी मोटरसाइकिल का कोई 10,000 रुपया दे देगा तो मैं उसको बेच दूंगा, और वास्तव में बेचना कार चाहता हूं। तो मैं चाहता कुछ हूं और कह कुछ रहा हूं, और या मैंने बी से कहा कि भाई मैं अपनी कार मोटरसाइकिल 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। वो कहता है ठीक है मैं कार तुम्हारी खरीद लूंगा। तो ये प्रस्ताव नहीं बनेगा। जिस कार्य के लिए है, जिस कार्य के लिए बात कही गई है उसी कार्य के लिए सम्मति प्राप्त करने का उद्देश्य होना चाहिए। ये एलिमेंट्स निकल के आते हैं पांचों। एटलीस्ट 2 persons, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और तीसरा द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी टू सच अदर पर्सन विद हुम प्रपोजर वांट्स टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। चौथा मोटिव टू ऑब्टेन द असेंट और डिजायर टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द अदर टू सेम एक्ट। ये निकल के आता है सेक्शन 2A के एनालाइज के बाद। इसके बाद दो इसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के हैं जो केस क्लास के थ्रू आए हैं, जिसमें पहला है ऑफर मस्ट बी सर्टेन। ये सीरियल में छठवा हो जाएगा, लेकिन जो केसेस के थ्रू है उसमें ये पहला है ऑफर मस्ट बी सर्टेन। कोई ऑफर वैलिड तभी होगा जब वो निश्चित होगा। इस पे एक केस है क्रुथिंग वर्सेस लिन का, इसमें ऑफ लिख दिया गया है, क्रुथिंग ऑफ लिन। इसको आप लोग क्रुथिंग वर्सेस लिन पढ़िए, क्रुथिंग वर्सेस लिन। क्रुथिंग वर्सेस लिन का केस है। क्रुथिंग वर्सेस लिन के केस में ये कहा गया, उसने कहा कि मैं या तो तुम्हारा घोड़ा खरीदूंगा, या आइदर आई सेल परचेज 1 more horse और सेल पे 5 pound। मतलब या तो मैं एक घोड़ा खरीदूंगा या 5 पाउंड दूंगा। तो यहाँ पे ये ऑफर सर्टेन नहीं था, इसलिए इसको ऑफर नहीं माना गया। यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस थी वो सर्टेन नहीं थी, निश्चित नहीं थी, इसलिए इसको ऑफर नहीं माना गया। तो ऑफर मस्ट बी सर्टेन। अगर ऑफर अनसर्टेन है तो एक वैलिड ऑफर नहीं। छठा एलिमेंट है और जो केसेस के थ्रू आया है और केस क्लास के थ्रू आए हुए एलिमेंट्स में दूसरा एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप। कोई भी प्रपोजल तभी वैलिड होगा जब उस प्रपोजल को एक्सप्रेस करने का उद्देश्य लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप को जन्म देना हो। हम अपने सामान्य जीवन में बहुत सी बातें करते रहते हैं और वो बातें जब हम एक दूसरे के सामने रखते हैं तो वहां पे हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि अगर कोई हमारी बात को स्वीकार कर लेता है तो हम उससे लीगली बाउंड हो जाएंगे, या अगर हम अपनी जो बात कही गई है उसको नहीं करते हैं तो वो दूसरा पक्षकार हमारे खिलाफ कोर्ट चला जाए। ऐसा हम नहीं चाहते हैं मतलब बहुत सी बातों में। तो अगर ऐसी जो बातें हैं वो प्रपोजल नहीं कहलाएंगी। प्रपोजल वही बातें होंगी जो एक लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप को जन्म देना चाहती, मतलब
कि जो जिसमें हमारा आशय ये है कि हम स्वयं बाध्य होना चाहते हैं विधिक तौर पर और दूसरे भी व्यक्ति को विधिक तौर पर बाध्य करना चाहते हैं कि मतलब जो भी हमने प्रपोजल रखा है अगर वो दूसरा व्यक्ति स्वीकार करता है तो हम उससे विधिक रूप से बाध्य होंगे, मतलब अगर हम उस कार्य को ना करें तो हमारे ऊपर मुकदमा ला सकता है। इसका उलट ये भी है कि अगर वो हमारी बात को स्वीकार कर लेता है तो वो भी लीगली बाउंड होगा उस कार्य के लिए, अर्थात अगर उसने जो भी स्वीकार किया है, जो हमारा ऑफर स्वीकार किया है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो हम उसके ऊपर बात ला सकते हैं। अगर ऐसा इंटेंशन है तभी वो ऑफर माना जाएगा, अदरवाइज वो ऑफर नहीं माना जाएगा। इसमें एक बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस है। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर के केस में पति ने अपनी पत्नी को ये ऑफर रखा कि वो उसको एक सर्टेन सम ऑफ मनी मेंटेनेंस के तौर पर देता रहेगा। कुछ दिन तक पति पत्नी को देता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों में डिफरेंसेस राइज होने लगे जिसके कारण वो सेपरेट हो गए तो पति ने देना बंद कर दिया। अब पत्नी ने उस धन की वसूली के लिए जब वाद लाया तो कोर्ट ने ये माना कि जो पति पत्नी के बीच की बात थी वो एक सोशल रिलेशन थी, एक उनका म्यूचुअल कंसेंट का मामला था और यहाँ पे कोई लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप को जन्म नहीं देना था। वो किसी विधिक दायित्व का सृजन नहीं कर रहे थे, उन्होंने केवल अपने फैमिली अफेयर्स को स्मूथ रन करने के लिए ऐसा कर लिया था। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप को जन्म देने का आशय नहीं था इसलिए इसको ऑफर नहीं माना गया। इसी पॉइंट पे केस है रोज एंड थैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रदर्स। ये कहता है कि सामान्यतः जो सोशल रिलेशंस होते हैं उनमें लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप को जन्म देने का आशय नहीं होता है और इसके विपरीत जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें जो बातें कही जाती हैं उनमें हमेशा उद्देश्य एक लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप को जन्म देना होता है, एक विधिक रूप से बाध्यकारी संबंध को जन्म देना होता है। ऐसा प्रिजम्पशन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के केस में होते हैं। तो मतलब जो सोशल रिलेशंस होते हैं उनमें सामान्यतः प्रिजम्पशन ये होता है कि लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप को जन्म देने का पार्टीज का इंटेंशन नहीं है। जैसे हम मित्रों से, परिवार में या अन्य हल्की फुल्की बातों में बहुत से प्रपोजल्स रखते रहते हैं तो वो सभी लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप को ही जन्म देना नहीं चाहते। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो प्रपोजल्स रखे जाते हैं वहां पे ये माना जाता है कि इसका उद्देश्य लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप को जन्म देना है। तो प्रपोजल की डेफिनेशन और इसेंशियल एलिमेंट्स पे हमारी चर्चा कंप्लीट होती है। इस क्लास को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। आपको हमारी क्लास कॉन्ट्रैक्ट की कैसी लग रही है कमेंट में बताइए और आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए। थैंक यू।